Assalamualaikum. How are you all doing? How's it going? So this is going to be the last Sunday at least of Ramadan. इतना तो हम कह सकते हैं ना, बाकी हमें नहीं पता कि ईद फ्राइडे को होगी, सैटरडे को होगी, चलें छोड़ दें, वो तो एक एडवेंचर हमारा चलता ही है। हाउएवर मोस्ट लाइकली मैं आपको बता दूं कि सैटरडे को होगी। महकमा मौसमियात का ये कहना है, अब बाकी वल्लाहु आलम। और फिर हमारा एक वो आपको याद है ना, एक स्पेस कैलेंडर भी एक ज़माने में बना था, उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक, तो उसी के हिसाब से अगर चलें तो सैटरडे होगी ईद, लेकिन संडे तो लास्ट ही है ना, ये तो हमने तय कर लिया। हाँ। So this is going to be the last one. अच्छा, अब संडे तो संडे ही होता है। अब संडे को क्रिकेट भी हो रही है तो संडे का मजा भी दोबाला हो जाता है। इसलिए बता दें आपको कि अपडेट क्या है उधर से कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे मैचेस की एक सीरीज चल रही है और मीरपुर ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में ये खेला जा रहा है फाइनल सीरीज का। फाइनल इन अ सेंस के 3 मैचों की ये सीरीज थी, एक एक से ये सीरीज बराबर है। अब ये फैसला कुन मैच है। पाकिस्तान ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया और बांग्लादेश ने अब तक बना लिए हैं 203 रन और 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं और 38वें ओवर का खेल अभी चल रहा है। पाकिस्तान टीम में आपको बता दें कि 3 तब्दीलियां की गई हैं और इंजर्ड हुसैन तल्लत और वो आउट है मेरा ख्याल है, इंजर्ड हैं और शामिल हुसैन भी आउट हैं। शामिल हुसैन भी आउट हैं और फिर इन कौन है? आज 2 मजीद डेब्यूज हुए हैं। उनकी जगह गाजी गौरी और साद मसूद को डेब्यू कराया गया है, जबकि वसीम जूनियर की जगह अबरार अहमद ने फाइनल में जगह बनाई है। सीरीज के पहले वनडे में बांग्लादेश ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। दूसरे में डकवर्थ लुइस के तहत पाकिस्तान ने 128 रन से फतह अपने नाम की थी और आज अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक 1 विकेट हासिल कर चुके हैं शाहीन आफरीदी, 1 विकेट ली है हारिस रऊफ ने और 1 ही हासिल की है अबरार अहमद ने। 38 ओवर है, 203 बना चुके हैं और सिर्फ 3 आउट हैं, तो अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। अभी मतलब काफ़ी मैच पड़ा है और इनके पास प्लेयर्स भी काफ़ी पड़े हैं, तो बात कहीं भी जा सकती है। अच्छा, और अभी हम ऑन एयर आने से पहले जब आपस में डिस्कस कर रहे थे मैच की सूरत हाल, तो पहले हमने इससे पहले वाले में टॉस जीता था और बैटिंग का फैसला किया था। इस मरतबा हमने फील्डिंग का फैसला क्यों किया है, ये अब जरा एक एक्सपर्ट से जान लेते हैं। अहमद शहजाद से पता करेंगे। अहमद शहजाद ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है और अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। लेकिन अहमद आप बताएं, फैसला हमारा ठीक था टू फील्ड फर्स्ट टुडे? प्लीज स्टार्ट विद भट्टी साहब प्लीज। ओके जी, ओके भट्टी साहब आप बताएं। भट्टी साहब सेम क्वेश्चन टू यू एज वेल, क्योंकि अब जो मैच काफी गुजर चुका है और अब हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा फैसला अच्छा था कि खराब था। देखिए हुमा, सबसे पहले तो अहमद आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हुमा, ये तो शाम में पता चलेगा जब मैच खत्म होगा कि हमारा फैसला कितना दुरुस्त साबित होता है। लेकिन मेरा ख्याल चूंकि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस हैं, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने आज ये कोशिश की होगी कि जरा टारगेट चेस करके देख लें कि हमारे बैट्समैनों में कितना स्पार्क है, क्योंकि पिछला मैच तो हमने पहले बैटिंग करके अच्छी बॉलिंग की वजह से जीता था। आज अभी तक जिस तरह 200 रन क्रॉस कर गया बांग्लादेश, होपफुली वो 300 के करीब तो पहुंच ही जाएंगे, अब 300 से ज्यादा बनाएंगे। फिर असल इम्तिहान पाकिस्तान की बैटिंग का है और आज जो हमने एक तब्दीली की है, गाजी गौरी बेसिकली विकेट कीपर हैं, उनको हमने एज ए बैट्समैन खिलाया है और मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग कर रहे हैं। फिर साद मसूद उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, वो टीम में आए हैं। तो पाकिस्तान ने फैसल अकरम के अलावा बेंच पे बैठे हुए सारे लड़कों को ट्राई कर दिया। 6 डेब्यू इस सीरीज में कराए हैं। तो अब देखना है कि ये टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला, लेकिन मेरे ख्याल में ये सारा दारोमदार सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग पे होगा, क्योंकि दोनों सीनियर प्रो तो दोनों हैं, बाकी तो यंगस्टर ही हमारी टीम में। सो अब आप बताइएगा अहमद भाई के ये फैसला जो किया है हमने टॉस जीतकर फील्डिंग का, वाज इट द राइट डिसीजन टू मेक ऑन दिस पिच एंड दीस कंडीशंस? क्या अब्दुल्ला, जो हमने सारे ये वर्ल्ड कप में डिसीजन लिए हैं या पिछले 6-7 साल से लेते आ रहे हैं, वो राइट डिसीजन थे? वो तो हमें तो याद ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, आकिब जवेद साहब है राइट, अगर पिछले दिनों चले जाएंगे आप उनका एक इंटरव्यू सुनेंगे जिसपे उन्होंने कहा था, जब पिटाई हो रही थी शाहीन की और हारिस रऊफ की, उन्होंने कहा था यार ये पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको वनडे में क्यों खिला रहा है, मैंने तो इनको T20 के लिए तैयार किया था, ठीक है। और अब जब वो खुद सिलेक्टर हैं तो यही दोनों बॉलर्स जो है आपको वनडे में नजर आ रहे हैं। क्या पिछले दिनों माइक हैसन ने ये नहीं बोला था कोच के साथ मिलके कि सिलेक्टर्स के साथ मिलके कि जो हारिस रऊफ है ये 3 डायमेंशनल बॉलर नहीं है,
ये 3 फेजेस के अंदर बॉलिंग नहीं कर सकते। तो छोटे फॉर्मेट में तो फिर भी चल जाता है जो 3 फॉर्मेट में ना कर सकता हो, लंबे फॉर्मेट में तो चलता ही नहीं है जो 3 डायमेंशनल ना हो, तो आप वहां पे उनको ले आए, यहाँ पे नहीं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप जिस तरह गाजी गौरी की बात कर रहे हैं, हसीबुल्लाह पड़े हुए हैं जो 50-50 की एवरेज से स्कोर करते हैं पाकिस्तान ए के अंदर। अगर आप दुनिया भर का प्रोटोकॉल्स देखेंगे तो वहां पे जो इंसान लाइन पे लगा होता है ना, उसका पहले नंबर आता है। इसी तरह आप जो है ना ट्रस्ट डेवलप करते हैं अपने बाकी सारे प्लेयर्स के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में ये है कि एक लड़का परफॉर्मेंस करता जा रहा है और उसके बाद जैसे सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां हुई, सरफराज अहमद आए तो हमें गाजी गौरी देखने के लिए मिला। अब गाजी गौरी की परफॉर्मेंसेस मैं चाहूंगा आप लोग भी उठा के देखें और हसीबुल्लाह की परफॉर्मेंसेस मैं चाहूंगा आप लोगों की। तो पहले ही सिलेक्शन के अंदर सरफराज ने जो है एक हल्की सी हमें वो इंडिकेशन दी है कि हाँ यार यहाँ थोड़ा सा फेवरेटिज्म मैंने किया है। हाँ बिल्कुल उनको उस पर बिलीव होगा, लेकिन यहाँ बिलीव पे चीजें नहीं चलती हैं, सिस्टमैटिकली चलती हैं। जब आप एक सिस्टम का हिस्सा बनते हैं ना, तो आपने सिस्टम का भी ख्याल रखना है, और वो लोग जो पहले लाइन में लगे हैं आपने उनको जरूर खिलाना था। फिर गाजी गौरी को खिला के रिजवान ने इतना बड़ा दिल कर लिया कि उन्होंने ग्लव्स नहीं उतारे। क्या ही बात होती कि रिजवान उनको पहला मैच जो है ना ग्लव्स पहनने देते। बांग्लादेश के साथ तो मैच है, कोई बात नहीं, रिजवान खुद पॉइंट पे खड़े हो जाते, स्क्वायर लेग पे खड़े हो जाते, गाजी गौरी कीपिंग कर लेते, हम देख लेते, दुनिया देख लेती। लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं होता है। सबको अपनी अपनी इस टाइम पे जो है ना चीजों की परवाह हो रही है। और आप देखें कि फैसल अकरम has been proven performer from a while, और जिसके लिए बड़ी आवाज उठाई है पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने, because I've been doing the same as well and I've been listening other ex cricketers too कि वो फैसल अकरम के लिए आवाज उठा रहे हैं, सुफियान मुकीम के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आज खेला कौन? साद मसूद, जिसके सिर्फ 3 लिस्ट ए के मैच हैं। फैसल अकरम फिर बाहर है और आपके वो जो मसूद भाई हैं वो अंदर आ गए। नो डिसरिस्पेक्ट टू साद मसूद और गौरी, नहीं, उन्होंने नहीं कहा हमें सिलेक्ट कर ले, लेकिन ये आपको मैं सिस्टम की थोड़ी सी रियलिटीज बता रहा हूँ कि जो लोग आपकी सारी बातों से ये लग रहा है, मतलब इतने ज्यादा सिलेक्टर्स हैं, सारों के कोई ना कोई फेवरेट्स होंगे। आपके कहने का मतलब है वो जो लाइन में हो, जो मेरिट पे हो, जो पहले आता हो, उसको चांस मिलना चाहिए। वरना तो जिस तरह आपने भी फैसल अकरम की बात की, तो आपके भी वो कहने को तो ये कहा जा सकता है कि आपके वो फेवरेट हैं, तो हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट तो होगा ना। फिर देखिए अब आपने एक स्कूल बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट? उस स्कूल आपने आधा बनाया और उसके बाद आपको जॉब से निकाल दिया गया, राइट? अब क्या अच्छी बात है कि मैं स्कूल जहां से आपने छोड़ा है, आपकी जगह मैं आया हूं, वहां से स्टार्ट करूं, या वो जो पैसे आपने लगा दिए उसको डिमोलिश करूं और उसके बाद नया स्कूल बनाऊं ताकि जब तक वो आधा बने मैं भी बाहर हो जाऊं? नहीं, दुनिया भर में जो प्लान्स ऑलरेडी लेड होते हैं ना, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है? क्योंकि जो लेड प्लान को अगर आप उठा के बाहर फेंक देंगे और अपने फेवरेट लेके आने लग जाएंगे तो एक सिस्टम तबाह होता है, ट्रस्ट लेवल तबाह होता है, प्लेयर्स के अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा होती हैं। और आपको पता है कि एक दफा प्लेयर के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो जाए तो बाय हुक और बाय क्रुक वो नहीं जाती हैं। सो इसी वजह से दुनिया का सिस्टम हमसे बहुत ऊपर है और हम इन्हीं चीजों की वजह से बहुत नीचे हैं कि हमें यही नहीं अभी तक पता लग रहा कि चीफ सिलेक्टर कौन है, सिर्फ इसलिए कि क्रिटिसिज्म ना हो। कोई भी नहीं देख लें कि वहाब रियाज वुमेन टीम के साथ है, उन्होंने हेड कोच की जगह अपने नाम के आगे मेंटोर रखवाया हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर का पता नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज का पता है भी कि चेयरमैन साहब है और इंतहाई पावरफुल है और वो रहेंगे, ये हमें पता है। और उसके बाद क्रिकेट का जो हाल हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं कि पहला मैच 114 पे आप जो है ना बुक हुए तो यंगस्टर खिलाया देखिए बहुत कुछ हुआ कल की। वैसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना उसमें बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवालात, इट वाज वेरी टेलिंग, और उससे मुझे लग रहा था कि सवालात के जवाब मिलेंगे, लेकिन मजीद सवालात ने जन्म दे दिया। और फिर बाबर आजम की हमें उसके बाद एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी नजर आ गई, यू नो, एंड वी हैव टू पुट 2+2 टुगेदर टू सी व्हाट द पिक्चर लुक्स लाइक। क्योंकि बाबर आजम ने जिस तरह वो सिक का इमोजी बनाया हुआ था और अपनी टांग को भी डिस्टॉर्ट किया हुआ था, दैट क्लियरली हैड अ मैसेज कि वो शायद इंजर्ड नहीं है। और आकिब भाई ने ये बात क्यों की है ये पता मैं यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इस पे बात कर लेता हूँ। देखिए मेरी देखिए आकिब जावेद साहब ने बाबर आजम के मामले में ये कहा, एक तो पहले जर्नलिस्ट को मुझे लगता है कि इससे बहुत बेटर क्वेश्चंस हो सकते थे, ये तो वही क्वेश्चन हुए हैं जो शायद वो चाह रहे थे कि जिस तरह के हो जाए। लेजिट सवाल नहीं था कि बाबर आजम वनडे सीरीज में क्यों नहीं है, ये तो हम भी करते रहे। जी। अब हुआ ये कि सारा कुछ जब डालना था बाबर आजम के ऊपर
तो उन्हें सडनली निकाल दिया वनडे से, और उसके बाद फिर बाबर आजम शायद डिसाइड किया कि हाँ यार इन्होंने मुझे निकाल तो दिया है, मैंने डोमेस्टिक नहीं खेलनी। फिर उन्होंने जो है ना अपनी इंजरी, तो अब जब के बाबर आजम को इंजर्ड उन्होंने फिजियो ने बोल दिया है, तो इन्होंने भी जब प्रेशर पड़ रहा था मीडिया का, इन्होंने कहा यार बार बार तो खेल ही नहीं सकता, वो इंजर्ड है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात एक बात की है, उन्होंने कहा यार आप डर गए। जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि आपने सोशल मीडिया के प्रेशर के ऊपर बाबर आजम को जो है ना टीम के अंदर डाला। कहते नहीं हमने तो नहीं डाला, हमने तो 16 के अंदर डाल दिया था, उसके बाद ये कोच की मर्जी है कि वो खिलाए ना खिलाए। भाई आप 16 के अंदर कोई उन्होंने कहा दे देना। जी भट्टी साहब कहा कि हमने 20 नाम दिए, उसके बाद 15 कोच ने सिलेक्ट किया। माइक हैसन ने फैसला किया। फिर बाबर आजम के नाम पे ना उन्होंने ये भी बोला है कि सबका यूनानिमस डिसीजन आया कि क्या करना चाहिए, और जो मेजॉरिटी ने बोला वो हुआ। ओके अहमद गॉट योर पॉइंट। भट्टी साहब ये भी बताएं, एक और नाम है साद बेग, विकेट कीपर है, बड़ी बात होती है। अभी हम परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे थे ना, तो उनका अब दोबारा हमने नहीं सुना। देखें साद बेग मेरे ख्याल में इस वक्त जितने हमारे सर्किट के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, सबसे प्रॉमिसिंग विकेट कीपर बैट्समैन है। कल रात भी नेशनल T20 जो पेशावर में हो रहा है, उन्होंने 70+ रन्स बनाए हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसके 1000 रन्स हैं, लेकिन साद बेग उसको कोई नाम लेने वाला नहीं है। मेरे ख्याल में अहमद बात कर रहे हैं हसीबुल्ला की। पिछले दिनों मैंने उड़ती उड़ाती बात सुनी, अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, कि शायद हसीबुल्ला का कोई डिसिप्लिन का इशू है। अब इस बारे में ना तस्दीक हो सकी है, ना किसी ने मैंने ब्रेक की थी सर ये खबर। अच्छा आप ही ने ब्रेक की थी। तो कि उसकी सैलरी भी रोक ली गई, 3 महीने भी हो गए हैं तज्जियाकार, तो अब हैं ही अहमद भाई, आप हमारे साथ रह रहे के जबरदस्त हो रहे हैं। बल्कि अहमद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके ना आपको सवाल करने चाहिए बीच में। अच्छा यकीन है कि बड़ी ब्रेकिंग आएंगी। लेकिन जो असल चीज है कि साद बेग भी डिजर्विंग प्लेयर था। कल सरफराज अहमद डिफेंड कर रहे थे गाजी गौरी को। गाजी गौरी भी नो डिसरिस्पेक्ट टू गाजी गौरी जिस तरह अहमद कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हसीबुल्ला को आप नहीं ले रहे थे तो पहला चांस जो था वो साद बेग का बनता था। वो पाकिस्तान अंडर-19 की कप्तानी भी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, और अभी आपने कहा ना कि उनका कोई नाम नहीं ले रहा, हमने इसीलिए खास तौर पर उनका नाम लिया है कि उनका नाम डिस्कस होना चाहिए ऑन द मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स, और हमारी नज़र होती है डोमेस्टिक पे भी, और हम जाहिर है ये चीज़ें, क्योंकि हमारा काम है ये यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करना, हम फॉलो करते हैं। आज के मैच में अब तक जी 41वें ओवर का खेल जारी है, 215 रन हो चुके हैं, 3 ही खिलाड़ी आउट हैं। अहमद भाई ये कितना स्कोर बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, एंड कितना हमारे लिए मैनेजेबल होगा? कितना स्कोर हो गया सर अभी? 215 हो गए, 41वें ओवर का खेल चल रहा है। हाँ तो 3 आउट है, इनको करना चाहिए 300 प्लस स्कोर करना चाहिए। अगर 300 प्लस नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि इन्होंने बांग्लादेश ने फिनिश अच्छा नहीं किया। अगर ये 300 प्लस करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्या होगा फिर? हमारा भी बता दें। तो हम क्या करेंगे? हमारा कोई बात नहीं, वो है तो सही, वो एक्सक्यूज है नहीं कि हमने 2-3 यंगस्टर खिलाए हैं, बस ये हमारा चलेगा। अब सारा देखेंगे, ऐसे ना कहें, हमारा अभी भी दिल है कि अरे यार मैं कैसे कहूँ, तो फिर मुझे बता देना, मैं जैसे कहता हूँ वैसे कह देते। आप मुझे बताएं, हम उसामा मीर का कहते रहे, आप उसकी परफॉर्मेंस देखें इधर के, उसने परफॉर्मेंस कैसी की हुई है आपकी डोमेस्टिक के अंदर। अभी भी एक मैच में 6 आउट किए, 8 रन देके, एक मैच में 4 आउट किए जो है ना। अब आप मुझे बताएं ना कि जब आप डिजर्विंग प्लेयर्स को नहीं रखेंगे तो फिर आप हुमा जैसे कहते हैं मैं वैसे कहता हूं। और ये नाम पता है क्या? ये नहीं है कि नाम है सीरीज में, चूंकि इनको खिलाया गया है, इसमें डिस्कस हो रहे थे, ये नाम इस सीरीज की सिलेक्शन आने से पहले भी डिस्कस हो रहे थे। पहले से हो रहे थे अहमद एंड भट्टी साहब दोनों से, बल्कि आज स्टार्ट विद भट्टी साहब। भट्टी साहब ये बताएं, जस्ट द आइडिया कि ये एक ही टूर्नामेंट चल रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट, हमने पहले 4 डेब्यूज किए, फिर 2 और नए किए, इज इट द राइट मॉडल के एक ही सीरीज में टीम में 4, 5, 6 डेब्यू चले जा रहे हैं? और हुमा उसामा मीर की चूंकि बात हो ही रही थी, भट्टी साहब डू यू हैव एनी इन्फो कि चले हसीबुल्लाह का अगर कोई डिसिप्लिनरी मुबैना तौर पर कोई इशू है एलिजिडली, तो उसामा मीर का क्या इशू है? पहले डेब्यू वाली बात बताएं। हाँ। नहीं, उसामा मीर का तो कोई इशू नहीं है। यहाँ तो यही मसला है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तो जिसको चाहते हैं ये सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं ये इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में 6 यंगस्टर्स को ले जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन टीम में बैलेंस रखना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कहीं पाकिस्तान आज रात को ये वनडे सीरीज हार गया, फिर आप देखिएगा ये सारा जितने तजर्बात हैं वो फिर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा। बांग्लादेश तो इस वक्त क्वालिफाई करने के लाले पड़े हुए उसको अगले साल वर्ल्ड कप के लिए,
तो हमने बहुत सारे यंगस्टर डाल के, मेरा ख्याल मिक्स एंड मैच होता, थोड़े यंगस्टर होते, थोड़े सीनियर्स होते, कम से कम। नहीं, क्रिटिसिज्म किस पे होगा भट्टी साहब? सिलेक्शन कमेटी पे होगा, और वो बेचारे जो 6 डेब्यू कर रहे होंगे वो तो वैसे ही आउट हो जाएंगे। हम पे होगा, वो कहते हैं तनकीद बहुत करते हैं आप, हम पे होगा। नहीं, और नहीं, कहा गया है कि तनकीद को सुनना नहीं है और घबराना नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब मैं थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ भट्टी साहब। उसामा मीर का ना मसला था, उसामा मीर ने जब चेयरमैन साहब ने कहा था ना कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, तो उसामा मीर ने उनको मैसेज कर दिया था। उसके बाद वहाब रियाज के अंडर जो वो थी सिलेक्शन कमेटी, ये सारे अजहर महमूद वगैरह, इनको ये अच्छा नहीं लगा कि हमारी शिकायत किस लिए लगा दिया आपने। उसके बाद उसको बारों बार कर दिया गया, राइट। तो और हसीबुल्ला का कौन डिटर्मिन, क्या उसने क्वेश्चन पूछ के बड़ी गलती कर दी थी कि मुझे क्यों निकाला, या मैं जो पाकिस्तान ए का परफॉर्मर हूं, मैंने पाकिस्तान से खेलना है, आप मुझे डोमेस्टिक में भी नहीं खिला रहे। ये कौन डिटर्मिन करता है डिसिप्लिन का इशू? मुझे ये बताएं ना, इंडिविजुअल्स किस तरह ये डिटर्मिन करते हैं कि ये इसने मुझसे सवाल क्यों कर लिया? क्या आप इस पे उसकी सैलरी भी रोक देंगे? ऐसा अच्छा, नहीं होता है। एक और सवाल अहमद, ये भी बताएं और भट्टी साहब भी कि मां सदाकत को आज बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे? मतलब पिछले मैच में 3 लिए हैं, शुरू में वैसे कराई थी। हाँ, एक ओवर, मतलब 3 उसने विकेट्स लिए हैं, तो व्हाई नॉट मोर? देखिए शाहीन शाह अफरीदी, ये तो ज्यादा बेहतर आपको शाहीन शाह अफरीदी बता सकेंगे क्योंकि आप ओडीआई के कप्तान हैं वो। शाहीन की अगर आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे T20 के अंदर भी, चाहे इवेंट्स के अंदर भी, तो वो उस तरह का स्पार्क उनके अंदर नजर नहीं आ रहा है। उनकी जो जगह है, लेट अलोन कैप्टनसी, वो जो है जस्टिफाई करने के लिए शाहीन नीड्स टू बोल रियली रियली गुड, शाहीन नीड्स टू परफॉर्म रियली वेल, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस करेंगे तो वो कप्तानी भी अच्छी कर पाएंगे और लड़के भी उनकी बात सुनेंगे। पिछले मैच में अर्ली ऑन शाहीन ने विकेटें ली, लेकिन इस मैच में अगेन आप देखें कि वो दे वर क्रूजिंग, और अभी भी बांग्लादेश जो है वो ऊपर चल रहा है। तो ये शाहीन आपको ठीक बता सकेंगे कि उन्होंने ये क्या टीम खिलाई है, कि कौन कौन से यंगस्टर, फैसल अकरम को क्यों नहीं खिलाया और माज अकरम को, माज को, सदाकत को क्यों बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं, ये तो शाहीन बता सकेंगे। और हम ज्यादा बेहतर जब मैच का रिजल्ट आएगा, चलिए फिर इस अब जब रिजल्ट आएगा तो कल हम आपको दोबारा जहमत देंगे अहमद भाई। सो कल फिर हम इसी प्रोग्राम में, कि नहीं ये बताओ जी भट्टी साहब। मैं कह रहा हूं कि अगर हसीबुल्ला का मुबैना डिसिप्लिन का इशू है तो वो तो डिपार्टमेंट रिलेटेड मामला है, उसका पीसीबी से ताल्लुक नहीं है। अच्छा। हाँ, डिपार्टमेंट पीसीबी को अगर रिपोर्ट करता कि भाई इस लड़के ने फला डिसिप्लिन की वायलेशन की है तो फिर पीसीबी एक्शन लेता। लेकिन चूंकि वहां पर मिसबाह उलग थे, वहां पर तनख्वाह मिसबाह उलग के जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, उन्होंने रोकी। वो सुई नौदन गैस के तो फिर यहाँ भी है। सो अब आपको मैं फिर भट्टी साहब थोड़ा सा इसमें हुआ ये कि जब टीम बना रहे थे माइक हैसन, वहाँ पे माइक हैसन के साथ, अच्छा कल के लिए रखते हैं, लेकिन कल आपने आना है दोबारा हमारे साथ। आई होप यू गाइस एंजॉयड जो छोटा सा सेगमेंट है, मजा आया होगा। मजा आया जी, जबरदस्त। यस एब्सोल्युटली, विल डू दिस अगेन। ऑलराइट, अहमद एंड भट्टी साहब वर विद अस, लेकिन अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। गुज़श्ता साल नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा, जिसे हम कहते हैं, इसने शनाख्ती कार्ड का मुतबादिल एक डिजिटल शनाख्ती कार्ड जारी किया। बताया गया कि अब आपके मोबाइल पर मौजूद इस डिजिटल कार्ड से आप वो सब काम कर सकेंगे और उसको उस हर जगह इस्तेमाल कर सकेंगे जहां आपको कहते हैं कि जी शनाख्ती कार्ड असली वाला दिखाएं। बज़ाहिर तो ऑब्वियसली बड़ा ज़बरदस्त कदम था, लेकिन चंद महीनों में ही ये बात सामने आ गई कि सरकारी दफातर में बैठे मुलाजमीन और अफसरान इस टेक्नोलॉजी को तस्लीम ही नहीं करते। डिजिटल के बजाय फिजिकल कार्ड या फोटोकॉपी तलब कर रहे हैं। बैंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले तो बैंक में आपको जरूरत होती है। वो वही चाहते हैं जो हमेशा से हो रहा था कि जी हाथ में अपना कार्ड जो है ना, या उसकी फोटोकॉपी दे। तो ये शिकायत सामने आने पर 2 दिन पहले नादरा ने डिजिटल शनाख्ती कार्ड कबूल ना करने वाले इदारों को खबरदार करते हुए वाजे किया है कि ये कार्ड फिजिकल कार्ड के बराबर है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक द फिजिकल कार्ड, बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है, और ऐसा तस्लीम ना करने वाले इदारे और अफसरान कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और कैसी शिकायत आई, कहाँ से आई, और अब भी कोई अफसर मुलाजिम या इदारा ना माना तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये हम जानना चाहते हैं। और आज हमें तर्जुमान नादरा हैं सैयद शबाहत अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले तो यही बता दीजिए, ये डिजिटल शनाख्ती कार्ड हाउ कैन वी एक्सेस इट? एक पाक आईडी ऐप है, वो मेरे पास भी है, क्या वहाँ पे ही मिलेगा या फिर अदरवाइज हम अपने शनाख्ती कार्ड की PDF स्कैन कॉपी करके भी चला सकते हैं? हाउ डज इट वर्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया।
जो आपके पास पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसी में एक अगर आप इस एप्लीकेशन को खोलें तो बॉटम में आईडी वॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है, और अगर आप आईडी वॉल्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें आपका डीमटीरियलाइज्ड कार्ड मौजूद होगा, जिसके ऊपर क्लियरली मार्किंग होगी कि ये आपका डिजिटल कार्ड है। अच्छा, ये कार्ड आपके वॉल्ट के अंदर महफूज है, इसका QR कोड भी साथ में मौजूद है, और ये हर उस जगह पर काम करना चाहिए जहाँ पर आपसे फ़िज़िकल कार्ड का मुतालबा किया जा रहा है। हम इसे कहते हैं डीमटीरियलाइज कार्ड, जिसके बारे में हमने ये लिखा कि प्रेस रिलीज़ में भी कि इसको तमाम इदारों के ऊपर लाजिम है कि वो कबूल करें। दूसरी जो सतह है इसी की वो है डिजिटल ID, और ये एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। बहुत सी जगहों पर बहुत से ऐसे, जैसे यूनाइटेड किंगडम में आजकल इसके ऊपर काम हो रहा है, और कुछ कंट्रीज़ ने डिजिटल IDs बनाई हैं। डिजिटल ID बुनियादी तौर पर ऑनलाइन स्पेस में आपकी प्रेजेंस को, आपकी लीगल शनाख्त को मुतय्यन करती है। यानी उसके ज़रिए न सिर्फ ये कि आप किसी जगह पर लॉग इन करके अपनी क्रेडेंशियल्स दे सकते हैं, बल्कि आपकी जो इंफॉर्मेशन आपकी डिजिटल ID पर मौजूद है वो भी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकती है। पाकिस्तान में भी इस पर काम हो रहा है, लेकिन जहाँ जाएगी वो भी उसको मानेंगे, मतलब ये भी लिएज़ों हुआ होगा कि जब इस तरीके से आए तो वो ऑथेंटिक है। जो अथेंटिसिटी की जहाँ तक बात है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। चूँकि वो पाकिस्तान में जो आइडेंटिफिकेशन है, लीगल ID है, उसकी कस्टोडियनशिप नादरा के पास है, तो नादरा की इशू करदा आइडेंटिटी को तस्लीम करने के सिवा तो कोई चारा नहीं है किसी भी इदारे के पास। यानी वो ये तो कह सकते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको डाउनलोड कर सकें या इसको यूटिलाइज़ कर सकें या इसको कंज्यूम कर सकें, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि जी ये तो आइडेंटिटी नहीं है। तो इसके ऊपर काम हो रहा है, और अभी रिसेंटली पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम भी अमल में लाया गया है, बिकॉज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डिजिटल इकनॉमी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने काम शुरू किया है, उसमें वज़ीर आज़म की बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं कि पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के फ़रोग़ के लिए काम किया जाए, डिजिटल इकॉनमी के लिए काम किया जाए, और ये उसकी कड़ी है कि आपके पास डिजिटल आइडेंटिटी होगी, यानी आप हुकूमत की बहुत सी सर्विसेज को आज से कुछ अरसे बाद अवेल कर सकेंगे अपनी डिजिटल आइडेंटिटी के ज़रिए। इससे आपको न सिर्फ ये कि कंट्रोल मिलता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो कहाँ इस्तेमाल की जा रही है, बल्कि उस आइडेंटिटी के साथ कौन सा डाटा जाना है ये भी आप मुतय्यन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो वॉल्ट में हमारा डिजिटल ID पड़ा हुआ है, ID कार्ड, जब हम बैंक जाएंगे और पैसे निकलवाते हैं या पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो जाहिर है वो मांगते हैं हमसे फिजिकल हमारा ID कार्ड। जो आवाम हमारी बहुत ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का इस्तेमाल करती है, वहाँ पे उन्होंने दुकानों से पैसे निकलवाने होते हैं, उनको चाहिए होता है ID कार्ड। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त वो तो बहुत बड़े बड़े मसले हैं ना। मैं तो बड़ों पे ही जा रही हूँ, बिल्कुल मैं तो छोटों पे आ रहा हूँ। अभी 10,000 किसी ने निकलवाने हैं, 5,000 निकलवाने हैं, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के जरिए निकलते हैं, बायोमेट्रिक कराना है। ये डिजिटल ID कार्ड जो वॉल्ट में पड़ा हुआ है, ये वहाँ एक्सेप्टेबल है? आपने सबको बता दिया है? हमने जो प्रेस रिलीज़ अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में जो हमने पढ़ के भी थोड़ा सा उसका हिस्सा सुनाया, 13 मार्च की प्रेस रिलीज़ में हमने तमाम सरकारी इदारों को बता दिया है कि जैसे कि आप नादरा का इशूड शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, ये सरकारी इदारे तो नहीं है। उसकी मैं अर्ज करता हूँ जी, उसके मसावी समझा जाए। अब ये जो बैंकों की आप बात कर रहे हैं या आप दूसरी ऐसे इदारे हैं जैसे गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के मामलात हैं, वहाँ पर बुनियादी तौर पर वो नादरा की वेरिफिकेशन सर्विस चाह रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। यानी आप वहाँ जाएंगे तो आपसे कहेंगे कि आप यहाँ अंगूठा लगाएं ताकि हम नादरा के साथ बैकएंड पे वेरीफाई कर सकें कि आपका यही नाम है और आपका यही शनाख्ती कार्ड नंबर है। उस हवाले से हमने इससे कुछ अर्सा पहले एक निशान पाकिस्तान पोर्टल का इजरा किया था, जिसके जरिए ऐसे तमाम रेगुलेटेड इदारे, ऐसे तमाम बैंक्स, ऐसी तमाम रेगुलेटेड एंटिटी से मुराद है जो किसी न किसी ज़ाब्ते के तहत किसी रेगुलेटर के कंट्रोल में हो। ज़ाहिर ये सर्विस हर एक को नहीं दी जा सकती, तो उन सब के लिए हमने निशान पाकिस्तान पोर्टल खोला, जिसके तहत वो हमारी IPs को कंज्यूम कर सकते हैं। आसान ज़बान में ये समझ लीजिए कि वो लाइव हमारे डाटा के साथ जी वो हो जाता है, वो एक नॉर्मल दुकान से ये वो दुकान पे भी हो जाता है। आप सिर्फ अपना थंब लगा दें, आप सिर्फ अपनी पिक्चर ले लें, तो वहाँ पे भी किया जा सकता है। तो इसके बाद अब ये सारे जो इदारे हैं जिन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करना है, ये इनके ऊपर है। और हम यानी न सिर्फ ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ भी इस हवाले से हमारी तमाम फैसिलिटेशन
है इस पर, इस मैटर के ऊपर। जहाँ हमारी जो खदमात चाहिए होती हैं हम वो ज़रूर देते हैं। अब इन इदारों के ऊपर है कि ये इस सहूलत को से मुस्तफ़ीद करें उन तमाम अफराद को जो कि इनके पास आ रहे हैं। अच्छा, ये भी बता दें कि ये लोगों को अभी तक पता क्यों नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी न्यू थिंग क्योंकि जहां एक्सेप्ट होना है उनको भी नहीं पता, उनको बिल्कुल नहीं पता कि दिस इज एन ऑप्शन एंड दिस कैन बी यूज्ड। इनफैक्ट चले आम आवाम की तो हम बाद में बात करेंगे, इवन ब्यूरोक्रेसी, इवन ऑफिशियल दफातर वगैरह, ये पब्लिक नॉलेज अभी तक नहीं हुई। वाई? दो अलग अलग चीज़ें कर लें। पहले जो गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट में जो तमाम इदारे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसको ज़ाहिर है अपना हार्डवेयर, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे हैं और उनके लिए इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़ाहिर फेज़ वाइज ही है। जो बैंक्स की आपने बात की, तो बैंक्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कई मरतबा इस मामले में हिदायत दे चुका है, लेकिन बहरहाल अभी वहाँ पर शायद रेगुलेटर की तरफ से उस किस्म की सख्ती नहीं की गई। लेकिन इवेंचुअली चूँकि आप ये देखें कि पाकिस्तान अपनी डिजिटल आईडी लॉन्च कर रहा है, गवर्नमेंट ने डिजिटल इकॉनमी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है, इन सारी चीज़ों के साथ हमारी बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जुड़ी हुई हैं। लिहाजा मुझे ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस पे आप देखेंगे कि सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ कंप्लायंस दिखाएंगे। लेट्स सी जी क्या होता है। बहुत शुक्रिया शबाहत अली, तर्जुमान नादरा हमारे साथ थे। दिस इज इंटरेस्टिंग। बिफोर यू गेट ऑन टू इट, एटलीस्ट रीड अपॉन इट, मतलब ये तो होना कि एटलीस्ट आपको पता तो हो कि ये आप हो अपने रहा है। स्मार्टफोन में पाक आईडी के नाम से वो एक तो ऐप कर ही रहे हैं। डाउनलोड करें। सबसे पहले तो आप उसका एक्सेस हासिल करें और वहाँ आपको बड़ा मजा आएगा। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इट्स वेरी डिटेल्ड, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आपको आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी कि क्या करना है आपने। अच्छा जी, आपको बताएं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग ने जहां तेल की कीमतों को आग लगा दी है, वहीं हवाबाजी की सनत को मुश्किल में डाल दिया है। एविएशन की हम बात कर रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। 28 फरवरी से शुरू होने वाली इस जंग के दौरान अब तक एक अंदाजे के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता की 40,000 से ज़ायद परवाजें जो है मनसूख हो चुकी हैं। आज भी पाकिस्तान से मशरक़ वुस्ता के लिए 80 से ज़ायद परवाजें मनसूख हुई हैं। रिवायती तौर पर खलीजी ममालिक मसरूफ़ तरीन रूट्स में शामिल हैं, मगर इस जंग के बाद से बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन से गुरेजी कर रही हैं और ऐसे में सेफ कॉरिडोर्स बहुत ही महदूद रह गए हैं। सेफ कॉरिडोर्स भी देखिए नया एक कराची और बाकू एयरपोर्ट्स पर भी इन दिनों बहुत एयर ट्रैफिक देखी जा सकती है। बुनियादी तौर पर आपको बता दें कि एविएशन इंडस्ट्री को 3 चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहली तो फ्लाइट्स की कैंसिलेशंस हो रही हैं। मुसाफिरों को नई फ्लाइट्स मिलना किसी इम्तिहान से कम नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इतना रश पड़ा हुआ है। दूसरा ये कि एयरलाइंस ने नए एयर रूट्स की तलाश शुरू कर दी है, जिसका मतलब है कि नए रूट्स लेने की सूरत में एयरलाइंस को मजीद फ्यूल कैरी करना पड़ेगा और इन रूट्स पर नए रिफ्यूलिंग स्टॉप्स जो हैं वो भी बनाने पड़ेंगे, जो कि बड़ा इजाफी खर्चा है। और इसके साथ साथ जेट फ्यूल की कीमत में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। जंग से पहले जेट फ्यूल की आपको बता दें जो कीमत थी 85 टू 90 डॉलर्स पर बैरल, वो अब हो चुकी है 150 टू 200 डॉलर्स पर बैरल। मतलब दिस इज टू मच। इसको मद्देनजर रखा जाए तो तकरीबन तमाम ही एयरलाइंस की टिकटों की कीमतें बढ़ गई हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी ख़त्म हो जाए तब भी असरात तो जल्द ख़त्म होंगे नहीं। ताहिर इमरान मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। 3 हफ्ते के करीब है इस खत्ते, बल्कि दुनिया का फ़ज़ाई निज़ाम दरहम बरहम है, दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स का निज़ाम दरहम बरहम है। तेल का मुसलसल महंगा होना एक अलग फैक्टर है। कितना नुकसान हो चुका होगा मजमूई तौर पर एविएशन इंडस्ट्री को? देखिए, एविएशन इंडस्ट्री के नुकसान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो एयरलाइंस हैं और एविएशन उससे कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये नुकसान जो हैं वो बाकी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट करते हैं और उनकी वजह से भी इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, जिसमें से फॉर एग्जांपल जेट फ्यूल की फराहमी है, उसकी कीमतें हैं, उसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जो सयाहत से मुतल्लिक हैं या दूसरे जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक ट्रैवल के और इंटरनेशनल ट्रैवल के कनेक्टेड चीज़ें हैं। सो ओवरऑल मैंने कुछ अर्सा पहले जो एस्टिमेट देखा था, जो मेरे नज़दीक काफ़ी रिलायबल एस्टिमेट है, वो तकरीबन 100 अरब डॉलर का है जो 10 दिनों के ऊपर है। तो अब चूंकि 10 दिन से ज़्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट को हो चुके हुए हैं और इसमें जो नुकसानात हैं वो मज़ीद बढ़ चुके हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अब आगे बात जा रही है। 100 अरब से ज़्यादा की बात हो रही है। चलिए, अभी तो ये प्रेजेंट की आप बात करें, अब हालात अगर सेटल हो जाएं, उसके बाद तेल की कीमतें नीचे आए, मुसाफिरों की तादाद जो है वो बहाल हो, उस सब पर सवालिया निशान तो फिलहाल है कि ये होगा कब।
क्या छोटी बड़ी एयरलाइंस को मुकम्मल रिकवरी में कुछ महीने लग सकते हैं या कुछ साल लग सकते हैं? देखिए, छोटी एयरलाइंस के सर्वाइवल के लिए तो बहुत मुश्किल होगा, यानी कि छोटी एयरलाइंस को सर्वाइव करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है एयरलाइन जो है वो एक कैश फ्लो का बिजनेस है, जिसमें कैश जो है वो मूव करता रहे तो एयरलाइन सर्वाइव करती हैं। उसमें आपके पास बहुत बड़े क्या कहते हैं ना डीप पॉकेट्स नहीं होती। तो गल्फ़ की जो एयरलाइंस है, जैसे एमिरेट्स है या कतर है या इत्तेहाद है या गल्फ़ एयरलाइंस है, गल्फ़ एयर है, उसके लिए मसला नहीं है, क्योंकि उनकी स्टेट्स के पास बहुत पैसा है और वो पैसा डंप कर सकती हैं एयरलाइंस के अंदर। एयरलाइंस बड़ी स्ट्रॉन्ग एयरलाइंस हैं, लेकिन जो दूसरी छोटी एयरलाइंस हैं उनके लिए मसाइल होंगे, और उनके लिए रिकवर करना, जैसे पाकिस्तानी एयरलाइन है फॉर एग्जांपल, उनके लिए रिकवर करना, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट्स हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, जहाज़ों की लीजेस जा रही हैं, स्टाफ की तनख्वाहें जा रही हैं, लेकिन रिकवर करना छोटी एयरलाइन के लिए आप कह रहे हैं बहुत है। अब ये बताइएगा, हमें ये भी लग रहा है कि हम एविएशन के नए रास्ते, नए किराए, नए स्टॉप की एक नई दुनिया देखेंगे। अब इसमें बहुत से ममालिक के लिए नए मौके भी होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, हमारे लिए भी हैं कुछ। और देखिए, मौके की बात जो है वो तो मसलन पाकिस्तान के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पाकिस्तान की सिर्फ PIA के लिए नहीं, बाकी एयरलाइंस के लिए भी, कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, और ऐसे रूट्स जिन पर वो पहले नहीं परवाज़ कर सकते थे, जिन पे गल्फ़ की एयरलाइंस परवाज़ नहीं कर पा रही, उनको फैसिलिटेट करना शुरू करें। जहाँ तक किरायों का ताल्लुक है, किरायों में इजाफा जो हो रहा है अभी, ये कुछ अर्सा बरकरार रहेगा, क्योंकि एयरलाइंस अपने लॉसेस रिकवर करने की कोशिश करेंगी। और जो नए रूट्स की जहाँ तक बात हो रही है, नए रूट्स मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दुनिया अल्टरनेटिव्स की जानिब अब मूव कर रही है, और गल्फ रीजन को अवॉइड करने की जो एक पॉलिसी है वो हमें वाइडर एविएशन इंडस्ट्री में नजर आती है, खास तौर पर जो बैनुल बरआज़मी ट्रैवल है, यानी कि यूरोप से ऑस्ट्रेलिया के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और ये तो लोकल डोमेस्टिक फ्लाइट्स की अगर आप अभी फेयर्स पता कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। पहले मैं सोच रही थी कि ईद की वजह से हो रहा है, बट ऑफ कोर्स जब तेल ही इतना महंगा हो गया तो हर वजह से हो रहा है। इट्स डिफिकल्ट टू ट्रैवल इवन डोमेस्टिक। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और इस पे हम जितनी बात करते हैं असर उतना ही कम होता है। वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बट लेट्स टॉक अबाउट इट। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की रफ्तार खित्ते के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा है। दिस इन इटसेल्फ स्टेटमेंट शुड हैव स्टॉप्ड अस, बट नो वी आर नॉट स्टॉपिंग। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क की आबादी पता है कितनी थी? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़, चलो बहुत पुरानी बात हो रही है, जो आज हो चुकी है 25 करोड़। अब ये पुरानी बात नहीं हो रही, 3.5 से 25 इज टू मच ऑफ अ जंप, तो इससे भी ऊपर जा चुकी है। और हर मसले की जड़ जो है ना, जो कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे, किसी प्लेटफॉर्म पे भी देख लें, हमने वो जड़ें जोड़ ली हैं, वो आबादी में इतना इजाफा जो है उसी से हर चीज़ जुड़ी हुई है। देखिए, जिंदगी का इसको क्या समझें हम? इसको समझाने के लिए आसान बात यह है कि एक घर है जिसमें 4 लोगों के रहने की गुंजाइश है, 4 लोगों के लिए उसमें बाथरूम है, 4 लोगों के लिए उसमें बावर्ची खाना है, 4 लोगों के लिए उसमें सोने की जगह है। अब उस घर में अगर 40 लोग आप ठूंस देंगे तो उस घर में रहने वालों का क्या हाल होगा? क्या उन्हें ठीक से सांस आ पाएगा? क्या वो ठीक से खाना खा पाएंगे? क्या वो ठीक से सो पाएंगे? नहीं होगा ना। तो यही सूरत हाल है कि किस तरह हमने अपनी आबादी को मैनेज करना है। वक्फा, दैट इज हाउ वी हैव टू मैनेज आवर आबादी। और आपकी फलाह, पाकिस्तान की बका मुहिम का मकसद मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई आबादी के मसाइल पर काबू पाना है। और वक्फा मुहिम के तहत बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फे की तरगीब देना है। और ये मुहिम मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से शुरू की गई है। और ये मुहिम सेहत वसाइल की दस्तयाबी और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर देती है। और इसके लिए एक अहम, बल्कि शायद सबसे अहम चीज़ है ख़वातीन की तालीम को तरजीह देना। सो एजुकेटेड वेमेन, प्लान्ड फैमिलीज, ये एक थीम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। प्लान्ड फैमिलीज से मुराद ये है कि आप अपने हालात को मद्देनजर रखें, आप अपने वसाइल को मद्देनजर रखें और प्लानिंग करें ना, तो प्लानिंग करें, अपने हालात बेहतर होने दें, फिर और बच्चे कितना वक्फा होना चाहिए। और आप अपने बच्चों को जब दुनिया में लाने का सबब बनेंगे अल्लाह ताला की मर्जी से, तो आपने उनको किस तरह की तालीम देनी है, उनकी यूनिवर्सिटी, स्कूल, उनके एजुकेशन, खाने पीने का आपके पास क्या एहतमाम है? अब्दुल्ला, बात यह है कि पढ़ी लिखी लड़की ना अपने घर के लिए वो फैसले ले सकती है, वो तरीके अपना सकती है जिससे उसके जो खानदान है उसका भी भला हो और डेफिनेटली इनवेरिएबली पाकिस्तान का भी भला हो भाई। अच्छा, हमारे साथ जी मौजूद हैं माहिर तालीम डॉक्टर आयशा रज़ाक। लेट्स टॉक टू हर। डॉक्टर आयशा रज़ाक, सबसे पहले तो मतलब
प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, वक्फे की हम बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी बट जब हम अपनी आबादी देखते हैं 25 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है, मुझे लगता है ये प्लानिंग वक्फा साइड पे रखें, इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्टर मेजर्स होने चाहिए वैसे कुछ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला ने अभी इस वक्त जो एक तरह की वो मिसाल समझाने के लिए मेरे ख्याल में उससे बेहतर मिसाल नहीं दी जा सकती थी, लेकिन मैं सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि ये तो बड़ी रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो वो रैशनल डिसीजन मेकिंग तो हमारे पास होती नहीं है। नहीं, मसला असल में ये भी है कि देखिए जब हम बात करते हैं ना समथिंग एज पर्सनल एज कि आपने शादी कब करनी है और आपने बच्चे कितने पैदा करने हैं, कितने वक्फे से पैदा करने हैं, इसमें एक तो ये कि ये बड़ी पर्सनल चॉइस है। इसके अंदर रैशनल थिंकिंग आम तौर पे शायद बहुत सारे लोग उस तरह से नहीं सोचते। इसमें आपके बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, आपके बहुत प्रेजुडिसेस होते हैं, आप आसपास आपके सामने क्या मिसालें एग्जिस्ट करती हैं, आपके पास और क्या लाइफ चॉइसेस हैं, आपके ख्याल में ऑल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल हैं जल्दी शादी करने और बच्चे ज़्यादा पैदा करने के अलावा। आई थिंक वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इस डिसीजन को। तो अगर आप ये कहेंगे भी ना लोगों को कि ये आपके लिए तो बेहतर है, ये आपके मुल्क के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान की मईशत और बका, और हमें पता है पानी कम है, हमारे पास खाना पीना पूरा करने के लिए नहीं है, तो वो चीजें उस तरह से आपके इस तरह के पर्सनल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करती लोगों का। एक बात बताएं, मतलब ऑब्वियसली आप भी बड़ा रिसर्च करती हैं इस पे बात, हम एजुकेशन की कितनी बात करते हैं, पहले तो पूरी एजुकेशन, एक बेसिक एजुकेशन 14-16 साल वाली कंप्लीट हो तो बच्चियों की शादी होनी चाहिए, बट लेट्स पुट दैट असाइड। ये इतना मुश्किल क्यों है कि आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं और उसके बाद बच्चे कब और कितने करने हैं, इस पे बात करते हुए एक शर्म भी आती है, डर भी लगता है कि ये कोई शादी खराब ना हो जाए। मतलब व्हाई डू वी हैव दिस स्टिग्मा? देखिए एक तो मसला ये है ना कि जैसे हमने कहा कि ये इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करें डिसीजन मेकिंग को कि मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए और सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ और ममालिक ने क्या किया है। हमने ये कहा है ना कि रीजन में हमारा फर्टिलिटी रेट इस वक्त सबसे ज्यादा है। अगर हम वर्ल्ड एवरेज देखें तो उससे कहीं ज्यादा है। हम अफ्रीकन कुछ कंट्रीज है जिनके साथ खड़े हुए इस वक्त अपने फर्टिलिटी रेट के लिहाज से। तो एक तो हुमा वाली बात कि या तो आप बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स जैसे कि चाइना ने किया या वियतनाम ने किया, 1 चाइल्ड पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी, वो हम करना नहीं चाहते, हम कर नहीं सकते, उसकी तरफ हम नहीं जाते। फिर एक आपके पास एक और कोई बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है, वो ये है कि जो हमारे पास इंक्रीजिंगली हो रहा है या एडवांस इकोनॉमीज में भी हो रहा है, जहां पर आपके लिए लिविंग इतनी एक्सपेंसिव हो जाए कि आपके लिए इवेंचुअली आप ये फैसला करने पे मजबूर हो जाएं कि मैं तो अब अपने बच्चों को पालने के काबिल नहीं रहा, मुझे बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। हम उस तरफ जा रहे हैं, हम ना स्कूलिंग अफोर्ड कर सकते हैं, ना हेल्थ अफोर्ड कर सकते हैं, ना खाना। मेरी बात सुने डॉक्टर साहिबा, मतलब हमारे यहाँ हमने देखा है, जी कंप्लीट योर थॉट, फिर मैं इसी से जुड़ा एक सवाल करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लेकिन जो आपको नजर आता है ना, जो एक सस्टेनेबल पाथवे है जिसके थ्रू आप, लेकिन वो लॉन्गर टर्म सोल्यूशन है, वो 20-25 साल वाला सोल्यूशन है जो और लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन आपको इनवेरिएबली नजर आता है कि इट वर्क, और वो है एजुकेशन, और वो है औरतों की एजुकेशन। और आपको नजर आता है कि जिन ममालिक ने औरतों को एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो ज्यादा अचीव करती हैं, खासतौर पे सेकेंडरी स्कूलिंग, तो नजर आता है आपको ये बार बार देखने में मुल्कों में कि जहाँ पे वो 10वीं की एजुकेशन, 11वीं 12वीं की एजुकेशन कंप्लीट कर लेती हैं, वहां पर बच्चों की तादाद फर्ज करें अगर विद नो स्कूलिंग 6 बच्चे आप ऑन एवरेज पैदा कर रहे थे, तो वहां पर वो तादाद 2 बच्चे ऑन एवरेज आ जाती है। तो आपकी वो जो फर्टिलिटी रेट जो आप नंबर अचीव करना चाहते हैं, वो फिर अर्ली मैरिज भी नहीं होगी अगर पढ़ रही होगी लड़की, और जो विंडो भी कम होगी। ये बताइएगा डॉक्टर आयशा, अभी हम कह रहे थे कि क्योंकि ज्यादा बड़ी बात कि लाइफ प्रोस्पेक्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, लाइफ प्रोस्पेक्ट्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये बताइएगा, अभी हमने कहा हमारी यहाँ जो महंगाई है इस वक्त, सूरत हाल जो हमारे सामने ही है, मतलब 300 प्लस हमारा तेल मिल रहा है। अगर नॉर्मल से बिल्कुल ही मिडिल क्लास से भी नीचे वाले स्कूल में भी बच्चों को कराएं तो 6-7 हज़ार रुपए पर एक बच्चे की तनख्वाह फीस जाती है, किराए का घर हो, बिजली के बिल हैं, खाना पीना है, सब कुछ। तो इतने मुश्किल हालात में भी ये डिसीजन तो अफेक्ट नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ 4 बच्चे नहीं होने चाहिए या 3 नहीं होने चाहिए। ये नहीं समझ आ रही मुझे कि अगर सर्वाइवल का यहाँ पे इशू है लेकिन बच्चा फिर भी हो रहा है।
अब्दुल्ला देखिए उसमें तो फिर बहुत सारी, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि एक फैमिली बैठ के ये क्यों डिसाइड करती है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सक रहा तो लेकिन फिर भी मैं 3 और 4 बच्चे पैदा करूंगा। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं, आपको नहीं समझ आती, आप कहते हैं बच्चा अपना रिस्क लेकर आ रहा है, मैंने बच्चे पैदा किए जाने हैं, कॉन्ट्रासेप्शन की आपके पास फॉर एग्जाम्पल फैमिली प्लानिंग की नॉलेज नहीं है, एक्सेस नहीं है, बहुत वजूहात हो सकती हैं ना। वो डिस्पैरिटीज इतनी ज्यादा है कि एक बात करना नामुमकिन है मेरे लिए कि ये वजह होगी। जाहिर है ये उस तरह की चीज़ है, ये बड़ी कल्चरल, बड़ी सोशल उस तरह की चीज़ है कि जिसके बारे में आप कोई एक बात नहीं कर सकते, मुख्तलिफ इसकी वजूहात हो सकती हैं। बहरहाल जब आपने सोचना है तो आपने ये सोचना है कि लोग पावर्टी की वजह से, लोग लैक ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग की वजह से ये फैसला नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे और ममालिक में नजर आता है कि फैसला नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे फिर आपकी गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है ना कि आपने लोगों के लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान करनी है, आपने लोगों को एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़, एक्सेस टू एजुकेशन देनी है, क्योंकि बहुत फ़ायदे हैं उसके। इसका फ़ायदा सिर्फ ये नहीं कि फर्टिलिटी रेट कम होगा, लेकिन उसके और बहुत सारे अनइंटेंडेड इंटेंडेड फ़ायदे। डॉक्टर आयशा, इसमें इतने पहलू हैं। एक तो बच्चा जो है अपना रिस्क लेके आता है, मतलब एज रोमांटिक एज इट माइट साउंड, मतलब इतनी गुर्बत ना होती हमारे मुल्क और हमारे खत्ते में अगर दिस वाज एक्चुअली ट्रू, मतलब इसको बिल्कुल ही आप सीने से बांध के रख लें तो दैट डज नॉट मेक सेंस। दूसरे चैलेंजेस ये हैं, जितना आप पढ़ लें और बहुत ज़्यादा भी अगर लड़कियां पढ़ जाएं, एट टाइम्स दे हैव टू कॉम्पनसेट फॉर दैट पढ़ाई आफ्टर गेटिंग मैरिड टू हैव किड्स क्विकली एंड अलॉट, क्योंकि कहीं ये ना लगे ना कि जी पढ़ाई हमारे सर पे चढ़ गई है और हम घर। So there are many dynamics to the whole thing, and I'm sorry we really don't have the time to get into that. लेकिन हम आपसे बातचीत रखेंगे क्योंकि हम naturally we do want to promote this. So अभी के लिए तो हम यही आपको बताएंगे, आपको Educated women and families. ये जरा इस पे और करें, सोचें। So बच्चियों को प्लीज अपनी तालीम दिलवाएं और तालीम पे फोकस करें ताकि वो बेहतर माएँ बन सकें, एक बेहतर माशरा हमारा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा रज़ाक फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, अभी हम आगे चलें। हाँ अच्छा जी, टारगेट क्या है हमारे पास? टारगेट क्या है हमारे पास? जल्दी से मुझे कुछ और शुरू कर देना चाहिए था, बट सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं। सिकंदर से पूछ लेते हैं, सिकंदर हम हाउ आर वी डूइंग, क्योंकि मेरा ये भी चल नहीं रहा। बताएं। 290 बनाए हैं बांग्लादेश ने 50 ओवरों में, 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे और 291 रन का हमें उन्होंने टारगेट दिया है। आई थिंक दिस इज प्रीटी डूएबल। दिस इज वेरी डूएबल बिकॉज़ बात हम पिछले घंटे में जब बात कर रहे थे अहमद शहजाद और भट्टी साहब से, तो 300 को भी क्रॉस करने की बातें हो रही थी। 3 विकेटें हासिल की हैं हारिस रऊफ ने 5.2 की इकोनॉमी से। शाहीन आफरीदी ने भी 1 विकेट हासिल की, उनकी 5.5 की इकोनॉमी रही, और अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। सो उनकी इकोनॉमी भी अच्छी रही, ठीक रही, 4.9 की। सो ये है सूरत हाल और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सिकंदर। हाउ आर यू, क्या हाल है आपका? अच्छा सिकंदर, कैसा देख रहे हैं? टारगेट 291 का मिल गया है हमें। और पहले तो आप बता दें कि पिछले घंटे में भी बात कर रहे थे कि हमारा पहले फील्डिंग करने का फैसला कैसा लगा आपको? ठीक है, जो भी कप्तान वहाँ पे पिच देख करके जी इसमें थोड़ी सी ढिलाहट है, यानी उन्होंने फैसला तो सही किया। हो सकता है वो बाद में आप लोग कहेंगे जी उसने गलत कर दिया, मगर मुझे कप्तानी की एक चीज समझ में है। पिछले मैच में मां सदाकत ने 3 आउट किए थे, आज उनसे 1 ओवर कराया। एग्जैक्टली यही सवाल हमने पहले उस पे पूछा था, क्योंकि 1 में 9 रन बन गए थे, तो मेरा ख्याल है उसके बाद उनको चांस नहीं दिया होगा। लेकिन बाकी यू आर वेरी राइट, हमारा भी यही सवाल था कि भाई पिछले मैच में देखें उन्होंने क्या कमाल किया, तो अब उनको चांस नहीं दे रहे। दूसरी चीज है कि जो टीम की सिलेक्शन है वो समझ में नहीं आई। उनके पास जो एक ऐसा प्लेयर है फैसल अकरम, जो लड़का है, उसने अच्छी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है और वो एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो मैंने खुद अपनी आंखों से उसको बॉलिंग कराते देखा है। इज अ रिस्ट स्पिनर जो कि गूगली और चाइनामैन गेंद करता है। उसको आपने नहीं खिलाया, आपने 7 ये मसूद को खिला दिया और उससे ओवर भी करा दिए हैं इतने ज्यादा कि चाहे वो आउट कर लेता तो शायद उनका वो प्रूफ हो जाता। उसने 8 ओवर कराए, 55 रन दे दिए हैं। बच्चा है भाई, उसने तो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेली। ये बच्चे कहाँ से आ जाते हैं? मतलब मेरा सवाल है ये कि ये बच्चों को कहाँ से लेके आया जाता है कि वो लड़के ने डोमेस्टिक, अगर उसको खिलाना ही था तो आपको उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिला देते, 4 रोजा मैच खिलाते। जरूरी तो नहीं था कि उसको लेके आप शाहीन के साथ घूम रहे हैं। यार आप 4 रोजा क्रिकेट खिलाएं ताकि उसको क्रिकेट खेलने का पता तो चले। 1 मैच ही नहीं खेला है वो उसमें। और आपके अच्छा, अभी जो आपने इसके 8 ओवर देखे हैं, कैसे लगे आपको? बट ठीक है, मतलब कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। उसको गुगली कराने आती है, गुगली वो करा रहा था, गेंद स्पिन हो रहा था। इज अ नॉर्मल बॉलर। अभी वो बच्चा है,
आप वो छोटा सा मतलब छोटी उम्र का बच्चा है, आपने उसको बुला के पाकिस्तान खिला दिया। अभी उसने मैट्रिक नहीं किया, आपने उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया। तो आप ये बात कर रहे हैं, हमने तो डेब्यू पे डेब्यू दिए हैं इस टूर्नामेंट में, और पहले 4 थे, आज 2 और हुए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डेब्यू देखिए 2 अनफिट हो गए, तो उन्होंने और 2 डेब्यू करा दिए ना। राइट। तो शामिल जो है वो अनफिट हो गया। हुसैन तलत को चाहिए कि अब वो सेलेक्टर्स को भी चाहिए कि बस उसको बस कर दें। वो बेचारा उसको खिलाते रहते हैं, बार बार लाकर कुछ नहीं करता। अब देखते हैं कि वो दूसरा लड़का जो आया हुआ है, देखें साद मुस्तफा ने कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले। नाफे को जो खिलाया वर्ल्ड कप में 5 मैच खेले थे, उस्मान खान ने सिर्फ 6 खेले में, सलमान मिर्जा ने 6 खेले में, उस्मान तारिक ने 2 मैच। ये कौन है ये कैसे आ जाते हैं पाकिस्तान टीम में? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के माइक हैसन का 1 मैच है, वो हमारा कोच है। अच्छा, नाफे वैसे भी जिस नंबर पे आया था वहाँ पे उसे जिस मौका नहीं मिला, उससे आपको पता है उस तरह से जो मिलना चाहिए था। भाई जब आप लाएं तो फिर उनको खिलाएं ना। या तो आप देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा कहता हूँ बंद कर दें। जब आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के परफॉर्मेंस देते हैं, आप उनको लेकर आएंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। भाई एक लड़के ने टॉप किया, आप उसको लेकर हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं हमेशा कहता हूँ ना, पिछले 4 साल उठा के देख लें, हमारे सारे बैट्समैनों को खराब करने वाले कौन थे? बाबर और रिजवान। उन्होंने कभी किसी को बैटिंग करने का मौका नहीं दिया, हमेशा खुद करते रहे। नेपाल की टीम हो, मतलब जो टीमें आए वो खुद बैटिंग करते थे। आज क्या किया रिजवान ने? भाई वो विकेट कीपर है गौरी, उसको विकेट कीपिंग कराते। आपने क्यों नहीं कराई इससे विकेट कीपिंग? वैसे they were performing very good, वो बड़ी अच्छी एक ओपनिंग पार्टनरशिप थी। और बिसाइड्स ये फैसले तो कोच और टीम मैनेजमेंट उसको करने चाहिए था। ये कौन से दूसरों के बल्ले पकड़ के बैठे हुए थे? हुमा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रिजवान से कहे कि सर आपके 100 मैच हो चुके हैं, लेट्स ट्राई द न्यू प्लेयर। Then that सिकंदर brings us back to the whole system, जहां जिसमें किसी की हिम्मत ना हो सही फैसला लेने की भी, तो वापस तो फिर हम उस सिस्टम पे आ जाते हैं। आज वो लड़का है, नया बच्चा, उसको लेकर आए। मैं चलो बच्चा कह रहा हूँ, हम कहते हैं वो गलत आया, अभी भी मैं कहता हूँ वो गलत आया, मगर उसको लेकर आ गए तो आप इसको कीपिंग कराते। आप रिजवान, आप खुद रिजवान ने ग्लव्स नहीं उतारे और एक्स्ट्रास भी दे दिए उन्होंने। 26 एक्स्ट्रा दिए जिसके अंदर व्हाइट बॉलें हम देख रहे थे। तो हम उससे पहले सरफराज, अभी आज उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, न्यूज चल रही है, मुझे नहीं पता था कि वो रिटायर नहीं हुआ। 3 साल वो बाहर बैठे रहे ड्रेसिंग रूम के अंदर पानी पिलाते हुए। तो भाई आप क्यों बैठे वहां? किसी नौजवान को बनाते, आज वो बन जाता। ये लड़के किसी को बनने नहीं देते। चलिए अब आज के मैच पे आते हैं। ये सिस्टम के फ्लॉज तो हम रोज ही डिस्कस करते हैं, अब रोजा भी खुलने वाला है। अच्छा टारगेट है 290 का, इट्स अ गुड टारगेट। वी एटलीस्ट वी नीड 2 गुड पार्टनरशिप्स। 100 रन की पार्टनरशिप लगेंगी तो हाँ, तो वी विल रीच 290। बहुत अच्छा है। देखिए हमारी बैटिंग के अंदर ये जरूर है कि देखिए गौरी एक नया बच्चा आ गया, डेवी, उस पर प्रेशर होगा। ये साद मसूद भी बैट्समैन है, इस पे प्रेशर होगा। समझ से रन ही नहीं हो रहे, 2 मैच खेले सिर्फ 11 रन किए, उस पे प्रेशर होगा। तो ये लड़के हैं, 3 लड़के हमारे ऐसे जिनपे अच्छा, वैसे नए बच्चों पे तो हम कम प्रेशर रखें ना, जो सीनियर्स हैं उन पे जरा ज्यादा रखें। मेरे ख्याल से हमें चाहिए कि जो फहीम है ना उसको ऊपर कर दें, इनको थोड़ा नीचे करें। फहीम अशरफ, उसके भी 80-90 मैच हो गए, उसको ऊपर कर दें, उसको 2-3 ओवर के लिए रखते हैं। पता नहीं कौन सा ऑलराउंडर है बेचारा। होपफुली आज साहबजादा फरहान भी एक बड़ी इनिंग लगाएं आज, होपफुली। दोनों हर एक को लगानी है, उसको रिजवान को लगानी है, आगा को लगानी है, और फिर फहीम आ जाएंगे। तो फिर बाकी 3 बच्चे हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट के ऊपर के जो टॉप के हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं वो पार्टनरशिप लगाएं। चलिए, तो टारगेट इज वेरी डूएबल, तो किसी को मेरा ख्याल है कि डोंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमने थोड़ा सा उन्हें कंट्रोल किया है, वरना देखो जब क्रॉस 300। Thank you, that's all the time we have, and we are going to take a break here. Welcome back. 16th day of the jung of अमरीका, इसराइल एंड ईरान 16वें रोज में दाखिल हो चुकी है। ईरान के इसराइल और खलीजी ममालिक पर मिसाइल और खुदकुश ड्रोन हमले जारी हैं। हमलों से इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर आग भी भड़क रही है। पासदाराना इनकलाब ने सऊदी अरेबिया में अल खरज में मिसाइल हमले का दावा किया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि खरज की जानिब से 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया गया था। सऊदी अरब ने 10 और कुवैत ने 5 ड्रोन तबाह किए हैं। बगदाद में अमरीकी विक्ट्री बेस जो है उस पर ड्रोन हमले के बाद कॉम्प्लेक्स के बाहर बड़ी आग भड़क उठी है। और इराक के शहर अरबेल में भी ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। और कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में रेडार सिस्टम जो है उसको नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने ओमान से भी गैर हंगामी सरकारी हमले जो हैं
उनका स्टाफ जो है उसको वापस बुला लिया है। और उधर सदर ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलने के लिए चाइना समेत दुनिया भर से मदद मांग ली है। हालांकि वो तो कह रहे थे हम जीत गए हैं, सब कुछ हो गया, अब क्यों मदद मांग रहे हैं। खैर एनीवे, दावा किया है कि अपना हुर्मुज़ की बंदिश से मुतासिर कई मुल्क इसे जो है खुला रखने के लिए ऑब्वियसली अमेरिका के साथ मिलकर अपने जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं। मतलब पहले वो कह रहे थे कि हम खुद ही कर लेंगे, अब वो कहते हैं सब आगे लगे तो फिर हम भी पीछे पीछे आएंगे साथ में, यानी हम पीछे होंगे, तुम लोग आगे रहो। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि चीन के साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया, दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज़ भेजेंगे। ये भी कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाए। मतलब अब हाथ खड़े कर लिए हैं बेसिकली, अब बिल्कुल पीछे बैकफुट पे चले गए हैं, बिकॉज नहीं सामना किया जा सकता ना नेचुरली, इसीलिए, वरना कल तक आपने स्टेटमेंट्स देखी थी। अब दीगर ममालिक की जानिब से तो सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन फ्रांस ने अपना हुर्मुज़ खुलवाने या जंग में मदद के लिए बहरी बेड़ा जो है वो भेजने की तरदीद कर दी है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि सदर ट्रंप इस जंग को दुनिया भर की जंग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई मान नहीं रहा खास इसमें। और इनके बयानात में कंफ्यूजन भी है, वाज़े तौर पर नजर आ रही है, और इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी तब्दील होती जा रही है, और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनको नुकसान भी हो रहा है। ये तो समझ रहे थे 3 दिन में सब मुकमुका हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सीन, इनको नहीं पता था कि ईरान। एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा सफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, ईरान इसराइल अमरीका की जंग अब तो आलमी जंग तो नहीं, लेकिन जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हों और एटलीस्ट अपना हुर्मुज़ खुलवाएं, तो वो क्या इसे आलमी जंग बनाना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इसको आलमी जंग बनाना चाहता है, क्योंकि आलमी जंग का मतलब तो ये होगा कि अमेरिका की अपनी भी उतनी ही तबाही होगी, खुसूसन रूस और चीन अगर शामिल होते हैं। ये याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें वो समझते हैं कि अमेरिका, रूस और चीन, द बिग बॉयज, वो इकट्ठे होके फैसले करें, और इसलिए उन्होंने ना प्रेसिडेंट शी के साथ ना सदर पुतिन के साथ कोई इस तरह के उन्होंने इख्तिलाफात नहीं बढ़ाए। अब तो वो चीन जाना भी चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है एंड ऑफ द मंथ जाएंगे वहाँ पे। तो मैं नहीं समझता कि वो आलमी जंग की कैफियत पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते हैं कि भाई जो मगरब के लोग हैं, जो गल्फ़ की रियासतें हैं, ये सब के सब उनका साथ इसलिए दें। वो खुद पसंद शख्सियत है बुनियादी तौर पर, वो समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं फैसला वो दुरुस्त है और उसका सबको साथ देना चाहिए। और तो उनके लिए थोड़ी हैरत की बाइस होती है जब कहीं और से वो कोई मुख्तलिफ आवाज़ें उठती हैं। फिर उनको ये भी बहुत बड़ा एतमाद है कि अमेरिका की फ़ौज जो है, जो यकीनन बहुत बड़ी फ़ौज है, और अगले 8-9 जो सबसे ज़्यादा असले पे खर्च करने वाली कौमों से भी कंबाइंड ज़्यादा है अमेरिका का, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि अस्करी कुव्वत जो है वो काफ़ी नहीं होती है। मैंने किताब उठाई, बल्कि मैं सोचा था कि आपको ज़रा इसका हवाला दूँ, एनाटमी ऑफ फेलियर, ये हार्लन उल्मन है, मिला हूँ इनको, वाई अमेरिका लूजेस एवरी वॉर इट स्टार्ट्स। तो उसमें वो बड़े तरकीब से बताते हैं कि अमेरिका को तो अपना एक नशा है कि भाई हम जो है हर जंग जीत सकते हैं, अस्करी तौर पर हमारी जो बर्तरी है उसकी वजह से सबको हमारे आगे जो है वो साथ देना चाहिए। तो आलमी जंग तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहते हैं। किताब तो ये पढ़नी चाहिए सारों को, वैसे खासतौर पे अमेरिका में भी। अच्छा ये बताएं कि मुखालिफ हो या हिमायती, ईरान ने सबको वैसे तो हैरान कर दिया है, और कमोबेश सभी ये समझते थे कि ईरान में रजीम चेंज होगा ना, वो दिनों की बात होगी, मतलब यूं हम गए और इस तरह हो जाएगा, तो इसका तो कोई चांस अब नजर नहीं आ रहा। इजरायली अखबार भी अब तो यही लिख रहे हैं। ये बताएं, बल्कि सवाल हमारा बल्कि इसको बेसिक कर देते हैं कि ईरान को इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर लिया इन लोगों ने? एक तो अमेरिका के अंदर जिस किताब का भी मैंने हवाला दिया उसमें भी लिखा हुआ है कि पूरी तैयारी नहीं की जाती, और जिसको वो दुश्मन समझते हैं उसको समझा भी ज़्यादा नहीं जाता। ईरान के मुतालिक इतनी जानकारी है नहीं जितनी अमेरिका के अंदर होनी चाहिए थी। एक तो ये है कि ईरान के लिए ये एक बैटल ऑफ सर्वाइवल है, वो मुकम्मल तौर पर
इसको लड़ेंगे, पूरे शदुमत से लड़ेंगे। और फिर उनकी उस कौम में आपको पता 5000 साल तहजीब है और कभी वो कॉलोनाइज नहीं हुए, क्योंकि वहाँ कुर्बानी से डरते नहीं हैं। और जब से अली खमेनाई शहीद हुए, मैंने ये सुना है कि जो तेहरान छोड़कर लोग चले गए थे वो भी आ गए हैं। और बल्कि जिस दिन अल-कुद्स रैली के वो दिखा रहे थे सीन्स जिसमें अमेरिका की सारी क़यादत भी थी, पीछे वो बम भी कहीं गिर रहे थे, अब धमाकों की आवाज़ आ रही थी। तो उस कौम को इस तरीके से हराना जो है वो शायद इतना आसान नहीं है। ईरान की सारी क़यादत है, आपका अच्छा, मतलब है। एजाज साहब, इस वक्त सबकी ख्वाहिश तो यही है ना कि जंग बंदी हो, और बहुत से ममालिक की कोशिश भी होगी लिटरली, यकीनन, लेकिन अमली तौर पर इजराइल अमेरिका के पीछे हटे बगैर ऐसा कुछ करेगा नहीं। अब वहाँ खलीजी ममालिक भी एक हद तक ही रुकेंगे, क्योंकि अभी तक तो बड़ा रिस्ट्रेंट का उन्होंने मुजाहिरा किया है। क्या आने वाले दिनों में हम उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स देख सकते हैं, या क्या सूरत बनेगी? जी, बस इसी तरह स्टेटमेंट देखेंगे कि कुछ जंग चलती रहेगी। कभी एक का पल्ला भारी नजर आएगा, कभी दूसरे का पल्ला भारी नजर आएगा, और जैसे जैसे थ्रेशोल्ड ऑफ पेन बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, उतनी उतनी वो मुल्क के फैसले करेगी। कई सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि अमेरिका एकदम से जंग डिक्लेयर करे कि जी हमने तो जीत ली है और अब हम हट गए, लेकिन उसमें फिर जंग खत्म नहीं होगी। ईरान उतनी ही मजबूत रहेगा, और जिसका मतलब यह कि जंग दोबारा भी किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो ईरान पे इतनी बमबारी करें और मैस मर्डर, कारपेट बॉम्बिंग करें और ईरान की हुकूमत बज़ाहिरन गिर जाए, लेकिन उस सूरत में भी वो गिरेगी तो ज़रूर, लेकिन वो दोबारा उठ जाएगी, और दोबारा उठेगी तो फिर इसलिए वो ये सोचेंगे कि अब तो हम न्यूक्लियर बम भी बनाएंगे और मजीद तैयारी करेंगे, तो वो खतरा तो ख़त्म नहीं होगा, खुसूसन अमेरिका के जो बेसिस हैं उस जगह पे और गल्फ की रियासतों के लिए। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। दिस इज़ अ बिट ऑफ ए स्टडी ऑल्सो, मतलब जो लोग देख रहे हैं उसको हमारे सामने हो रहा है, हमारे खत्ते में हो रहा है, पीपल आर रियली स्टडिंग इट। अभी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। रेजिस्टेंस। वेलकम बैक। अच्छा जी, आपको बताएं 19 करोड़ इट्स अ बड़ी वारदात है, और जाहिर है पंजाब में आपको पता है पर्टिकुलरली लाहौर में ज़ीरो क्राइम का बड़ा प्रचार किया जाता है, लेकिन ये इम्तिहान भी अब आ गया है सर पर कि किस तरह इन डाकुओं तक पहुंचा जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है कि यूजुअली जब घरों में इस तरह की डकैतियां होती हैं ना, तो इंटरनल इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। वापस आ जाए 19 करोड़ पे, घर के अंदर 19 करोड़ क्यों पड़े हुए थे? नहीं, सामान वगैरह था, आई बिलीव ज्वेलरी ज्यादा थी, जिसमें ज्वेलरी ज्यादा थी। 19 करोड़ की ज्वेलरी थी, होती होगी, लेकिन होती तो होगी, नो प्रॉब्लम। घर में क्यों पड़ी हुई है? हम जरा पूछते हैं ना, आई कैन नॉट गेट ओवर दिस हमारे साथ। अच्छा, अब बताइएगा मियां साहब, ये शहरी के लिए पूरी फैमिली घर से बाहर गई हुई थी, और जब वापस आई, जैसे ही उनकी गाड़ी घर के बाहर रुकी, उनका चौकीदार जो है वो भी आया, तो उसके साथ ही एक गाड़ी आकर रुकी, और उसमें से 4 मुसल्लह अफराद जो थे वो बाहर निकले, और उन्होंने उस जो घर का मालिक था आमिर सईद, उसको गन पॉइंट पर ले लिया, और इसके साथ चौकीदार को भी कहा कि तुमने कोई हरकत नहीं करनी, उसको भी पकड़ लिया और एक साइड पे बिठा दिया, जबकि एक शख्स जो है वो उनके ऊपर गन ताने खड़ा रहा, और उसके बाद जो दूसरा था उसने मालिक जो था घर का, उसके हाथ बांध दिए पीछे की तरफ करके, और फिर उनको घर के अंदर ले गया। पूरी फैमिली को यरमाल बनाकर उन्होंने एक 19 करोड़ रुपए की जो कि कीमती जेवरात थे, उसमें कीमती घड़ियाँ थी, उसमें जो थी वो कुछ डॉलर्स वगैरह भी थे, तो वो उन्होंने लूटे, और उसके बाद जो है वो उन्होंने, जो मालिक का कहना है कि उसको मारा भी, बंदूकों के बट मारे, और उसके बाद अपनी ही गाड़ी में बैठ के फरार हो गया, और जाते हुए ये भी कह गए कि भाई जिसको इतलाक करनी है कर देना। सैरी के लिए हर रोज तो कोई जाता नहीं, अब सैरी के लिए गए हैं, वापस कितने बजे आ रहे हैं? द डाकूज न्यू, दे न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन। अच्छा बताएं फिर कार्रवाई पुलिस ने क्या की? जी, उसमें पुलिस ने जो है वो सीसीटीवी फुटेज से जो मदद ली है, उसमें तस्वीर ली हैं, तो उनका कहना ये है कि ये एक ऐसा गिरोह है जो 3 साल से मुसलसल रमज़ान शरीफ के महीने में ही लाहौर में आता है, पोश इलाकों में वारदातें करता है और फरार हो जाता है। इसमें कुछ लोग पकड़े गए जो कि मुबैना मुकाबलों में फिर मार दिए गए, और लेकिन ये एक नए लोग हैं, ये लेकिन उसी गैंग का उसी का तरीका वारदात है कि गाड़ी पे आते हैं और वारदात करते हैं। ये गाड़ी जो वो उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, ये भी एक उसमें रेंट पे ली
की थी इस्लामाबाद से, और उसके बाद ये जब फरार हुए तो उसमें नंबर प्लेट्स जो थी गाड़ी की वो ये चेंज करते रहे हैं। तो पुलिस का कहना ये है कि अब काफ़ी शवाहिद जो हैं वो मिल चुके हैं और जल्द ही इन लोगों को ट्रेस कर लिया जाएगा। ठीक है जी, तहकीकात का आगाज किया जा चुका है। एक लिस्ट बनाई है कि किस तरह हुआ होगा 19 करोड़, मतलब घड़ियां आजकल आपको पता है कि घड़ियां ही ठीक ठाक महंगी हो जाती हैं, तो उसमें 2-3 घड़ियां भी अगर आप डाल दें, और फिर अगर घर में ज्यादा खवातीन है, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और अगर मतलब डायमंड्स वगैरह, आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो किस तरह भागे होंगे, क्या लिया होगा और ये फिगर कहाँ से आया। और फिर इनका कहना था हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट का कि करेंसी जो थी फॉरेन करेंसी वो भी पड़ी हुई थी, तो नेचुरली वो बट लेट्स सी कि पुलिस कब तक इन डाकुओं तक पहुंचती है। बिकॉज और अगर पिछले 3 साल से लाहौर में रमजान में इस तरह की वारदातें हो रही हैं और पहले कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, फिर वो पुलिस मुकाबले में मारे भी गए, मतलब नजर आ रहे हैं, अंधेरा तो था, लेकिन आई गेस पुलिस तो पहुंची गई होगी। होपफुली जल्द इस पे कार्रवाई आगे बढ़ेगी। दैट्स इट, वी आर गोना सी यू इंशाल्लाह 4 PM tomorrow.